हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका में मैं आपको उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। अब न्यायपालिका की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हम ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये हमें सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले याद आता है। ठीक है। तो हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद में राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या सेशन कोर्ट होते हैं, इन सभी को मिलाकर हम न्यायपालिका कहते हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं न्यायपालिका में कि न्यायपालिका का अर्थ क्या है, और न्यायपालिका के अर्थ से पहले आपको न्याय का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि न्याय का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो न्याय का सीधा सा अर्थ हो जाता है कि समाज में जो विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, विभिन्न समाज के लोग होते हैं, तो समाज में जितने भी लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो इन सभी के बीच में जो सामाजिक लाभ होता है और जो सामाजिक कर्तव्य होता है, इन्हीं का समान बंटवारा क्या कहलाता है? न्याय। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो न्याय का अर्थ क्या हो जाता है? तो समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो समाज में रहने वाले सभी लोगों के बीच सामाजिक लाभ और जो कर्तव्य होते हैं उनका समान बंटवारा करना ही न्याय कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये न्याय का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब ये तो हुआ न्याय की बात। जैसे हम देखते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है? न्याय ही देता है, मतलब किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। आ रहा समझ में? अब ये तो हुई न्याय की बात या न्याय का अर्थ हुआ। ठीक है, कि समाज में सभी लोगों को समान लाभ होना चाहिए, सभी लोगों के समान कर्तव्य होना चाहिए, तो सभी लोगों के बीच लाभ का और कर्तव्य का बंटवारा समान होना चाहिए, यही न्याय कहलाता है। अब न्याय में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और इसके बाद में आर्थिक न्याय, ये सभी न्याय होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो जो न्यायपालिका होती है ये क्या करती है? तो ये न्याय देने का कार्य करती है। न्यायपालिका को इंग्लिश में हम जुडिशरी कहते हैं। तो न्यायपालिका क्या करती है? तो यह विधियों की, मतलब कानून की व्याख्या करती है, और अगर कोई व्यक्ति इन कानून की या इन विधियों का उल्लंघन करता है, आ रहा समझ में, तो फिर यह न्यायपालिका क्या करती है? यह न्यायपालिका उन लोगों को सजा देती है जो कानून का उल्लंघन करता है या फिर इन विधियों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोगों को न्यायपालिका सजा देती है। आ रहा समझ में? तो न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है, इससे क्या समझे आप लोग? तो आपको ध्यान रखना है कि न्यायपालिका का सीधा सा अर्थ होता है, तो न्यायपालिका क्या है? तो यह विधियों की, कानून की व्याख्या करने वाली संस्था होती है, और जो व्यक्ति विधियों का या कानून का उल्लंघन करता है या जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह न्यायपालिका या यह संस्था सजा देती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपने देखा होगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, तो जब भी कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, विधि का उल्लंघन करता है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट ये उन्हें सजा देने का कार्य करते हैं, सजा सुनाते हैं। आ रहा समझ में? उन्हें दंडित करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कुछ कहा है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना ये मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। ये इन्होंने कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्याय के बारे में। ठीक है। तो ये इनका स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसका है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये न्याय और न्यायपालिका का अर्थ ये समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका कितने स्तर पर हमारे भारत में है, तो ये स्तर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें न्यायपालिका के स्तर कौन कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्तर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट को ही उच्चतम न्यायालय हम कहते हैं, या इसी को एक नाम से जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसी को हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसी को हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं।
तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो यह हमारे भारत में शीर्ष संस्था होती है, मतलब न्यायपालिका की शीर्ष संस्था होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई सही न्याय नहीं मिला तो आप उसके खिलाफ में अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और अगर आपको हाई कोर्ट में भी सही न्याय नहीं मिला तो आप इसके लिए अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है वह फाइनल होगा, वह अंतिम होगा। इसके बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। लेकिन जो मृत्युदंड का मामला होता है, ठीक है, तो इसके लिए हम राष्ट्रपति के पास समाधान के लिए जा सकते हैं, सिर्फ एक ही मामले में। बाकी और किसी मामले में आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। तो जो उच्चतम न्यायालय होता है यह हमारे भारत में न्यायपालिका की शीर्ष संस्था होती है। और यह उच्चतम न्यायालय जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, तो इनको भी कभी कभी कुछ कार्य सौंपते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि उच्च न्यायालय अगर किसी केस पर डिसीजन नहीं दे पाते हैं तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उस मामलों को सुलझाने का काम हमारा उच्चतम न्यायालय या हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में न्यायपालिका में शीर्ष स्तर पर कौन सी संस्था होती है, तो आपको याद रखना होगा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में उच्चतम न्यायालय के बाद में राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट होते हैं। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, ठीक है। तो ये जो उच्च न्यायालय होता है इसको इंग्लिश में हाई कोर्ट कहते हैं और यह राज्यों के स्तर पर कार्य करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि केंद्र के स्तर पर अगर हमारी संसद कोई कानून बनाती है, कोई अधिनियम बनाती है, तो उसकी जांच करने का काम हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। और राज्यों के स्तर पर राज्य का विधानमंडल अगर कोई कानून बनाता है, कोई अधिनियम बनाता है, तो उसकी जांच करने का काम हमारा हाई कोर्ट करता है, राज्यों का उच्च न्यायालय करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर जो उच्च न्यायालय होते हैं, तो उच्च न्यायालय के बाद ही अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं इसी को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये हमारे स्टेट के हाई कोर्ट के अंडर में रहकर कार्य करते हैं, उच्च न्यायालय के अधीन रहकर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अधीनस्थ न्यायालय के नाम से हम जानते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में अलग से जिला न्यायालय या अलग से सत्र न्यायालय का प्रावधान नहीं है, सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं तो ये जिला स्तर पर कार्य करते हैं और यहीं पर सत्र न्यायालय भी होता है, ठीक है। तो ये भी लोगों को या नागरिकों को न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। और अगर किसी नागरिक को या किसी व्यक्ति को सही न्याय नहीं प्राप्त होता है तो फिर वह व्यक्ति अपील कहाँ कर सकता है? हाई कोर्ट में कर सकता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर सही न्याय नहीं मिला है तो इसके लिए अपील कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट में भी सही न्याय नहीं मिला तो इसके लिए अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट फिर जो भी डिसीजन देता है वह अंतिम होता है, वह फाइनल होता है। आप इसके बाद कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। लेकिन एक मामले में आप अपील कर सकते हैं, फांसी में, ठीक है, या मृत्युदंड में। तो राष्ट्रपति के पास आप समाधान के लिए जा सकते हैं, बस सिर्फ एक ही मामले में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये मैंने आपको बताई यहाँ पर न्यायपालिका के स्तर के बारे में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अब ये जो न्यायपालिका होती है तो इसके अलावा भी हमारे भारत में और भी अन्य संस्थाएं हैं जो न्यायपालिका के रूप में ही कार्य करती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अन्य संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो अन्य संस्थाओं में जैसे लोक अदालत, ये भी हमारे भारत में न्याय देने का कार्य करती है। तो क्या होता है कि जैसे हमारे भारत में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ढेर सारे मामले होते हैं, ठीक है। तो लोगों को शीघ्र न्याय देने के लिए ये हमारे भारत में लोक अदालतों की शुरुआत की गई है। इसके बाद फिर जो उपभोक्ता अदालत होती है, जो कंज्यूमर फोरम होता है, तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय देने का कार्य किया जाता है। फिर इसके बाद में बाल एवं किशोर न्यायालय,
तो जो वयस्क नहीं होते हैं तो उन बालकों को और किशोर को यहाँ पर न्याय दिया जाता है, जिसको हम बाल एवं किशोर न्यायालय कहते हैं। ऐसे फिर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी क्या होता है कि जब बहुत सारे केस होते हैं तो उनको शीघ्र अतिशीघ्र उन केस को सुलझाने के लिए या उन केस पर शीघ्र अतिशीघ्र न्याय देने के लिए इस फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था हमारे भारत में की गई है। इसके बाद फिर मोबाइल कोर्ट होता है। तो मोबाइल कोर्ट का मतलब क्या होगा, जैसे चलित कोर्ट होता है, ये कोई एक वैन होती है, गाड़ी होती है, और उस गाड़ी के माध्यम से जैसे मान ली किसी चौराहे पर रुकी है तो वहाँ पर भी ये डिसीजन दिया जा सकता है, फैसला सुनाया जा सकता है, जिसको अपन मोबाइल कोर्ट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मोबाइल थाना भी होता है। तो मोबाइल थाना का मतलब क्या है कि पुलिस की गाड़ी रहती है, उसमें मोबाइल थाना लिखा रहता है। अब गाड़ी मान लो कहीं पर रुकी और अगर आपको FIR दर्ज कराना है तो आप करा सकते हैं। तो ऐसे ही मोबाइल कोर्ट भी होते हैं। फिर इसके बाद ई अदालत होती है। ई अदालत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक अदालत। इसमें क्या होता है कि अपराधी चाहे कहीं भी हो, ठीक है, तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी सुनवाई हो सकती है, जिसको हम ई अदालत कहते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय में क्या होता है, तो इसमें गांव में जो ज़्यादा जनसंख्या वाले गांव होते हैं, जैसे 2000 से अधिक जनसंख्या वाले जो गांव होते हैं, वहाँ पर भी ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर एक हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार जो सिविल जज होते हैं वहाँ जाकर न्याय सुनाते हैं, जिसको हम ग्राम न्यायालय के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में इस न्यायपालिका के अलावा भी मतलब जो संस्थाएं होती है जो लोग नागरिकों को न्याय देने का कार्य कर रही है, वे सब इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि हमारे भारत में न्यायपालिका के अलावा और जो अधिकरण होते हैं, ठीक है, ये भी कुछ मामलों में न्याय देने का कार्य करते हैं। तो ये कौन कौन से अधिकरण होते हैं और किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इन अधिकरणों की स्थापना, ट्रिब्यूनल की एस्टैब्लिशमेंट हमारे इंडिया में की गई है। तो देखिए इसमें कुछ ट्रिब्यूनल्स का जो प्रावधान हमारे भारत में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक संविधान संशोधन हुआ था। तो वह संविधान संशोधन कौन सा है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है। इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत में कुछ अधिकरणों की स्थापना की जाएगी, ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो ऐसे ट्रिब्यूनल्स को संविधान के किस भाग में रखा गया है, इन अधिकरणों को किस भाग में इनको रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा संविधान के भाग 14 के खंड क में इन अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। इसके बाद फिर किस अनुच्छेद में इनका प्रावधान किया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के खंड क और 323 के खंड ख, इन दो अनुच्छेदों में इन अधिकरणों का प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत में न्यायपालिका के अलावा अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये आपको याद रखना होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संविधान के किस भाग में इनको रखा गया है, तो संविधान के भाग 14 के खंड क, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 323 के खंड क और अनुच्छेद 323 के खंड ख, इसमें इनका प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें इन अधिकरणों की तरह हमारे भारत में कुछ आयोग काम करते हैं, कुछ बोर्ड काम करते हैं, कुछ फोरम हमारे भारत में कार्य कर रहे हैं, जिनकी कार्यशैली इन ट्रिब्यूनल्स या अधिकरणों के समान ही होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इनकी कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो हमारे भारत में जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, तो इसमें देखिए इसकी पहली विशेषता। तो पहली विशेषता क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है, पहली विशेषता एकल न्यायपालिका। एकल न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि हमारे भारत में शीर्ष स्तर पर कौन है, तो शीर्ष स्तर पर हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है शीर्ष स्तर पर, हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय होता है, या इसी सर्वोच्च न्यायालय को हम उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय या शीर्ष न्यायालय,
जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय ही कहते हैं। पहले क्या होता था कि हमारे भारत में जो भी केस की सुनवाई हुई है तो हमको अंतिम रूप से अपील कहाँ करना पड़ता था, प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में जाकर अपील करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारे भारत में अपील सुनने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो हमारे भारत में एकल न्यायपालिका, मतलब हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यहाँ पर एकल न्यायपालिका के रूप में स्थापित किया गया है। इसके बाद में हमारी न्यायपालिका जो भी डिसीजन देती है वह सर्वमान्य होता है, सभी को इसके फैसले मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के आधार पर की जाती है। तो हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति कैसे इनकी नियुक्ति करेंगे, तो हमारे भारत में कॉलेजियम सिस्टम होता है। ठीक है, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है इसको हिंदी में मंडल कहते हैं। तो जो मंडल पद्धति होती है, कॉलेजियम सिस्टम होता है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों की एक समिति या इनका समूह होता है। और यह कॉलेजियम सिस्टम या यह मंडल जिस व्यक्ति के लिए सिफारिश करता है हमारे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अगर राज्य में किसी हाई कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है, ठीक है, तो कौन नियुक्त करेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति तो नियुक्त करते हैं, परंतु उसमें राज्यपाल की सलाह चाहिए। और उसमें जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा सदस्य और अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इनकी सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, तो इनकी नियुक्ति में भी यह कॉलेजियम, मतलब जो मंडल व्यवस्था होती है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये जब सिफारिश करते हैं तो हमारे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें, तो अगला पॉइंट यह है कि उच्च न्यायालयों में पीठ व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर पीठ व्यवस्था का मतलब होता है बेंच। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, इनकी बेंच होती है, इनकी शाखाएं होती हैं, पीठ होती है। क्योंकि मान लीजिए कोई बड़ा राज्य है, अब बड़ा राज्य है तो वहाँ पर अगर एक ही शहर में हाई कोर्ट का मुख्यालय होगा, तो फिर मान लीजिए कि दूसरे क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से दूर दूर से आना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि हाई कोर्ट कहाँ पर है, मुख्यालय जबलपुर में। अब मान लीजिए कि झाबुआ में रहने वाला कोई व्यक्ति है, तो झाबुआ में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है, उसको जबलपुर जाना है, तो जाने में उसको 1 से 1.5 दिन लग जाएगा, मतलब 24 घंटे तो पूरे लग जाएंगे उसको। अब 24 घंटे उसको जबलपुर पहुंचने में लगेगा और मान लीजिए किसी कारणवश वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई, तो फिर वह वापस आएगा, तो 2 दिन का टाइम खराब हुआ। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है, तो उसके लिए फिर देखेंगे कि 2 अलग अलग उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में पीठ की या बेंच की व्यवस्था की जाती है। तो फिर हमने देखा कि ग्वालियर में और इंदौर में हाईकोर्ट की पीठ या हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की गई है। आ रहा समझ में, ताकि अगर कोई भी काम हो हाईकोर्ट से संबंधित तो आप इंदौर जा सकते हैं, इंदौर बेंच में, या ग्वालियर बेंच में जा सकते हैं। उधर जो चंबल क्षेत्र होता है, तो चंबल क्षेत्र में से मुरैना है, भिंड है, श्योपुर है। ठीक है, अगर इन लोगों को कोई भी काम है हाई कोर्ट से संबंधित, तो ये ग्वालियर में उस काम को सुलझा सकते हैं। अगर इधर झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, इसके बाद खंडवा, खरगोन, यहाँ के लोगों को अगर कोई काम है हाई कोर्ट से संबंधित, तो ये अपना कार्य कहाँ पर समाप्त कर सकते हैं, तो इंदौर के हाई कोर्ट में। अगर कोई भी केस है तो उनका निपटारा यहाँ पर इंदौर में हो सकता है। अगर भिंड मुरैना के लोग हैं तो उनके केस का निपटारा वहाँ ग्वालियर में हो सकता है। तो इसलिए इन उच्च न्यायालयों की पीठ की व्यवस्था की जाती है ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी न हो आने जाने में। इसके बाद फिर दो और इसमें एक फ़ायदा फिर यह भी होता है कि जो केस होते हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सकता है, जल्दी से जल्दी उन पर डिसीजन दिया जा सकता है। इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है कि ये स्वतंत्र होते हैं। आ रहा समझ में, मतलब जो न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका कैसे होती है, स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करती।
आ रहा समझ में? मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, ये बिल्कुल फ्री होकर कार्य करते हैं, किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। आ रहा समझ में? हमारी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर डिसीजन देती है, निर्णय देती है, चाहे वह कोई भी हो। आ रहा समझ में? कोई भी मंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो, ठीक है, किसी के भी खिलाफ बिल्कुल स्वतंत्र होकर हमारी न्यायपालिका डिसीजन देती है, इसलिए स्वतंत्र न्यायालय इन्हें कहते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि अधिकरणों के द्वारा विवादों का निपटारा। तो कुछ ट्रिब्यूनल्स होते हैं और ये ट्रिब्यूनल्स के द्वारा भी या अधिकरणों के माध्यम से भी कुछ विवादों का निपटारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार। अब न्यायिक समीक्षा का अधिकार मतलब तो जुडिशियल रिव्यू होता है, तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमारी न्यायपालिका को दिया गया है। तो आपको याद होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान किया गया है। यदि हमारी संसद के द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय या हमारा उच्चतम न्यायालय उस विधि को, उस कानून को, उस अधिनियम को, ठीक है, शून्य घोषित कर सकता है। पहले तो उसका अवलोकन किया जाएगा, और अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो अधिनियम है ये सही नहीं है, तो उसे कैंसिल या रद्द भी कर सकता है। इतना अधिकार हमारी न्यायपालिका को दिया गया है, ठीक है। तो हमारी न्यायपालिका भी संसद पर नियंत्रण करती है एक प्रकार से, और संसद भी हमारे भारत में न्यायपालिका को नियंत्रित करती है। अगर हमारे भारत में न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होते हैं, अगर ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे, तो हमारी संसद क्या करती है, एक अधिनियम बनाकर इन न्यायालयों की, मतलब जो न्यायपालिका उसकी शक्तियों में कटौती कर सकती है। तो ऐसे ये एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं, तो बैलेंस रहे, संतुलन इनमें बना रहे, इसलिए हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह व्यवस्था भारतीय संविधान में की है, ठीक है। तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है, तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार इस न्यायपालिका को होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे राज्यों के स्तर पर हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट होते हैं, तो राज्यों के स्तर पर जो हाई कोर्ट होते हैं, अगर राज्य के विधानमंडल ने ऐसी कोई विधि बना दी है, ऐसा कोई कानून बना दिया है जिससे हिंसा भड़क सकती है या मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, तो फिर ऐसे स्थिति में राज्य का हाई कोर्ट उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि या बनाए गए कानून को शून्य घोषित कर सकता है। इतनी शक्ति हाई कोर्ट के पास भी होती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें जनहित याचिकाओं की व्यवस्था करना। जनहित याचिका का मतलब क्या हो जाता है, तो इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PIL, और PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब ये क्या होती है, तो जनहित याचिका का मतलब सीधा सा ये हो जाता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट नहीं जा सकता, तो फिर क्या होगा, तो मान लीजिए कि हमारे न्यायाधीश ने, हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने समाचार पत्र में पढ़ लिया, या फिर किसी न्यूज़ चैनल पर सुन लिया, या फिर किसी सोशल साइट पर देख लिया, तो भी हमारे न्यायाधीश उस व्यक्ति के समस्या का समाधान करने के लिए उसको जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे न्याय देते हैं। ऐसी व्यवस्था को जनहित याचिका या लोकहित याचिका के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसके बाद फिर इसको शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भारत में न्यायमूर्ति PN भगवती थे, उन्होंने इस जनहित याचिका को शुरू किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है। इसके बाद फिर और 2 कदम आगे बढ़ते हुए जो YV चंद्रचूड़ थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, तो YV चंद्रचूड़ ने यह पहल की कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, हाई कोर्ट अगर नहीं जा सकता, तो अगर वह पोस्ट कार्ड पर लिख कर उसकी जो भी समस्या है या उसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो पोस्ट कार्ड पर भी अगर लिख कर भेज देता है, तो उसे हम जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करेंगे और हम उसे निष्पक्ष न्याय प्रदान करेंगे, ठीक है। ये होती है जनहित याचिका, मतलब लोगों के हित को ध्यान में रखकर जो याचिका को स्वीकार किया जाता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है न्यायपालिका के प्रमुख कार्य।
तो जो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, उसके काम कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसके कुछ प्रमुख कार्य। तो प्रमुख कार्यों में पहला काम होता है अभियोगों के निर्णय। अब अभियोग का मतलब क्या होता है? तो हम सरल भाषा में इसको कहते हैं केस को अभियोग कहते हैं। ठीक है, तो जो भी केसेस होते हैं, जो अभियोग होते हैं, उनका निर्णय हमारे न्यायपालिका देती है। ये इसका प्रथम कार्य होता है। तो आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के केस चलते हैं, तो उन सभी केसेस पर, उन सभी अभियोगों पर निर्णय देने का कार्य हमारी न्यायपालिका करती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका पहला काम हुआ। फिर इसके बाद में दूसरा काम क्या है? तो दूसरा कार्य होता है प्रशासनिक कार्य। अब प्रशासनिक कार्य का मतलब क्या हो जाता है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे राज्यों के हाई कोर्ट ये प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। प्रशासनिक कार्य से मतलब ये होता है कि इनके जो कर्मचारी होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ कर्मचारी काम करते हैं, राज्यों के हाई कोर्ट में भी कुछ कर्मचारी कार्य करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये जो कर्मचारी इसमें काम करते हैं, तो इनकी नियुक्ति, इनका प्रमोशन, इनका डिमोशन करने का कार्य भी हमारी न्यायपालिका ही करती है। इसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट यही तय करते हैं कि इनकी छुट्टी कब रहेगी, कितने दिन की छुट्टी रहेगी भी या नहीं रहेगी, यह भी निर्णय हमारी न्यायपालिका ही करती है। तो न्यायपालिका का जो कार्य होता है, ये अपने कार्य खुद करते हैं, ये इसमें स्वतंत्र होते हैं, इसमें हमारी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। यदि हमारा सुप्रीम कोर्ट चाहे, यदि हमारा हाई कोर्ट चाहे, तो ये संडे के दिन भी कोर्ट को लगा सकते हैं, मतलब संडे भी ये लोग सुनवाई कर सकते हैं न्यायाधीश। ये इतनी शक्ति इनके पास होती है। तो इसको कहते हैं इनका प्रशासनिक कार्य। आ रहा समझ में? तो ये प्रशासनिक कार्य भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसमें हमारी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला कार्य देखिए इसका, परामर्श देना, मतलब सलाह देना, सुझाव देना। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में लिखा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जा सकती है समय पर। आ रहा समझ में? यदि हमारे राष्ट्रपति कोई सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में, 143 में। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 143 में, 143 में किया गया है। तो यदि राष्ट्रपति को सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला काम होता है विधि संबंधी कार्य। अब विधि संबंधी कार्य कैसे? तो जब भी कोई कानून बनाया जाता है हमारी संसद के द्वारा या हमारी विधायिका के द्वारा, तो विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, तो विधायिका क्या होती है? तो कानून बनाने वाली एक संस्था होती है। ठीक है, तो विधायिका जो भी कानून बनाती है, जो भी विधि बनाती है, जो भी अधिनियम बनाती है, तो उसकी जांच करने का काम कौन करती है? तो उसकी जांच करने का काम हमारी न्यायपालिका करती है। आ रहा समझ में? इसके बाद इसी में हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्ट अगर कोई भी आदेश देते हैं, तो वह भी कानून का ही रूप होता है और उसका पालन सभी को करना पड़ता है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। तो आपने सुना होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जितने भी सिनेमा हॉल होते हैं या जितने भी सिनेमा हैं, तो सिनेमा में कोई भी जब मूवी स्टार्ट होगी, तो मूवी स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा, और जब भी राष्ट्रगान गाया जाएगा उस समय सभी लोगों को खड़ा होना बहुत जरूरी होगा। आ रहा समझ में? तो पर्दे पर सबसे पहले राष्ट्रगान को दिखाया जाएगा, राष्ट्रगान पर्दे पर गाया जाएगा, और जितने भी दर्शक होंगे उन दर्शकों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। फिर क्या हुआ? तो थोड़े समय तक तो इसका पालन हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हमारे भारत में इसका विरोध किया लोगों ने। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमने जो आदेश दिया है, अब ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो वह कानून बन जाता है, तो वह क्या होगी? विधि तो होगी। तो फिर अब हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हमने जो आदेश दिया है वह सही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस आदेश को वापस ले लिया कि जब भी
सिनेमा में अगर राष्ट्रगान गाया जाता है तो खड़ा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उस आदेश को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो भी विधि बनाई जाती है संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा, तो उस विधि की, उस कानून की जांच हमारी न्यायपालिका करती है। और हमारे जो न्यायालय होते हैं, ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं, अगर ये कोई भी आदेश देते हैं तो वह कानून का ही रूप होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर कोई भी अधिनियम अगर बनाया जाता है, कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई विधि बनाई जाती है, तो उसकी व्याख्या करने का भी अधिकार हमारी न्यायपालिका के पास होता है, या हमारी न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। तो यह भी कार्य हमारी न्यायपालिका का होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला प्रमुख कार्य होता है कि संविधान की रक्षा करना। ठीक है, तो अगला काम है संविधान की रक्षा करना। एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का रक्षक किसे कहते हैं, कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो संविधान का रक्षक किसे कहते हैं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को या उच्चतम न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो संघात्मक व्यवस्था होती है। अब संघात्मक व्यवस्था की रक्षा भी हमारा सुप्रीम कोर्ट या हमारी न्यायपालिका ही करती है। ये कैसे, तो संघात्मक का मतलब क्या हो जाता है, तो संघात्मक का मतलब केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर जब कार्य करती हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम संघीय शासन प्रणाली कहते हैं या संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। तो कई बार आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कभी कभी विवाद हो जाता है, तो इनके विवादों का निपटारा कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, मतलब हमारी न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है, इसकी रक्षा करना भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का कार्य होता है। हमारे देश में एकता बनी रहे, हमारे भारत के प्रति, हमारे भारत देश के प्रति लोगों का लगाव बना रहे, इसके लिए भी हमारा सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है। इस संघात्मक व्यवस्था की रक्षा हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। तो हमारे भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, इनकी रक्षा करने का भी अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना ये किसका कार्य होता है, तो हमारी न्यायपालिका का होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये न्यायपालिका के जो प्रमुख कार्य हैं ये यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में अगला फिर आ जाता है हमारे भारत में जो न्यायपालिका होती है इसकी स्वतंत्रता। तो इसकी स्वतंत्रता कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें पहली स्वतंत्रता होती है न्यायाधीशों के आचरण। ठीक है, अब न्यायाधीशों के आचरण का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यह होगा कि हमारे भारत में जो न्यायाधीश होते हैं तो इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, इनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन या इनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा हमारे भारत की संसद में नहीं की जाएगी। आ रहा समझ में, जो भी ये काम करते हैं, इनको जो कार्य करने का तरीका है, इनकी चर्चा हमारी संसद में नहीं की जाएगी, ये स्पष्ट हमारे संविधान में प्रावधान है। इसके बाद अगर हमारे न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीश भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, या फिर काम करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद में लाई जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जो न्यायाधीशों के आचरण होते हैं, इनके के द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, परंतु यदि ये भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इन परिस्थितियों में इनके खिलाफ में महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में से किसी भी सदन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। इसके बाद फिर अगली स्वतंत्रता होती है कि अवमानना पर दंड देने की शक्ति। आ रहा समझ में, तो अगले इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तो वह उसकी अवमानना नहीं कर सकता,
और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश का कोई पालन नहीं करता या अवमानना करता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी न्यायपालिका के पास उस व्यक्ति को, उस नागरिक को दंड देने की शक्ति होती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला हो जाता है कार्यप्रणाली के लिए नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो हमारे न्यायपालिका के पास इतनी शक्ति होती है कि वे कार्य कैसे करेंगे। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट की हम बात करें, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये अपने कार्यप्रणाली के लिए नियम खुद बना सकते हैं। कैसे? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे कि हमको किस समय से किस समय तक कार्य करना है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कार्य करना है, या सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक काम करना है, या फिर मान लीजिए कभी कभी रात में भी कोर्ट लगाना है क्या। तो ये सभी निर्णय हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास निर्णय लेने का अधिकार होते हैं। तो ये सभी निर्णय हमारे सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं। ऐसे ही जो राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं, तो राज्यों के हाई कोर्ट के पास भी यह अधिकार होता है, यह स्वतंत्रता होती है कि हमें संडे दिन या फिर जो छुट्टी के दिन है उस दिन भी कोर्ट लगाना है, या हमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कोर्ट लगाना है। तो यह निर्णय लेने का अधिकार भी हमारे राज्यों के हाई कोर्ट के पास होता है। मतलब जो हमारी न्यायपालिका होती है, तो ये न्यायपालिका इनकी कार्यप्रणाली के लिए खुद नियम बना सकते हैं। ये शक्ति इनके पास होती है और हमारी सरकार इनके कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। तो हाई कोर्ट में जो टाइपिंग करने वाले लोग होते हैं, इसके बाद में लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, प्यून होते हैं, और भी उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, तो इन पर नियंत्रण करने का अधिकार भी हमारी न्यायपालिका के पास होता है और न्यायपालिका इन पर नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, तो कॉलेजियम सिस्टम में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको मैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इसके बाद फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इन न्यायाधीशों को जब नियुक्ति की जाती है, तो इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, तो इस कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम पद्धति में जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इन्हीं की सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। फिर मुख्य न्यायाधीश कैसे बनता है सुप्रीम कोर्ट में? तो जो वरिष्ठतम होता है, सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ होता है, तो वरिष्ठता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति यहाँ पर इनकी नियुक्ति तो कर देते हैं न्यायाधीशों की, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें हटा नहीं सकते। यही तो इनकी स्वतंत्रता है हमारे न्यायपालिका के न्यायाधीशों की। तो राष्ट्रपति ने नियुक्त तो कर दिया इनको, लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकते। तो हटाएंगे फिर कैसे? तो इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद में प्रारंभ की जाती है। तो संसद के किसी भी सदन में इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगला आ जाता है न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, तो न्याय क्षेत्र में कटौती कैसे नहीं की जा सकती? तो हमारी न्यायपालिका को जो कार्य करने के अधिकार दिए गए हैं, हमारी न्यायपालिका को जो न्याय देने का अधिकार इन्हें प्रदान किया गया है, तो इनके न्यायिक क्षेत्र में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। परंतु हमारी अगर संसद चाहे, तो हमारी संसद अगर चाहती है तो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है, कटौती कर सकती है। लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें, हमारे प्रधानमंत्री चाहें, तो ये इनके न्यायिक क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कटौती करने का अधिकार किसके पास होता है? तो हमारी संसद के पास होता है। इसके बाद फिर अगला जाता है कार्यपालिका से पृथक्करण। अब कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? तो सरल भाषा में कार्यपालिका हम सरकार को कह देते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका में कौन होता है? तो कार्यपालिका वैसे दो प्रकार की हो जाती है, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में हमारे राजनीतिक वर्ग आते हैं, और राजनीतिक कार्यपालिका को फिर से हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, इनको
इस कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका में केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति, राज्यों के स्तर पर राज्यपाल आते हैं और वास्तविक कार्यपालिका में केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होती है। इसके बाद राज्यों के स्तर पर देखा जाए तो राज्यों के स्तर पर नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और उसकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, तो ये कार्यपालिका होती है राजनीतिक कार्यपालिका। और जो स्थायी कार्यपालिका होती है तो स्थायी कार्यपालिका में हमारे अधिकारी वर्ग होते हैं। तो केंद्र के स्तर पर अधिकारी और राज्यों के स्तर पर अधिकारी, मतलब केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी और राज्यों के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी, ये इनको इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? स्थायी कार्यपालिका में। तो ये जो कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका अपना काम करती है, मतलब सरकार अपना काम करती है और न्यायालय अपना काम करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्ट, ठीक है, सरकार के द्वारा जब कोई काम ठीक तरीके से नहीं किया जाता है तो हमारी न्यायपालिका, हमारे न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करते हैं, जिसको हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी मामलों में अगर देखा जाए तो हमारी कार्यपालिका अपना काम करती है और हमारी न्यायपालिका उसका काम करती है। दोनों अपने अलग अलग काम करते हैं, दोनों एक दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करते। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि कार्यपालिका से इसका पृथक्करण होता है, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका बिल्कुल अलग होकर कार्य करती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने पर प्रतिबंध। इसका मतलब ये होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, तो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद में ये किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, इन्हें वकालत करने पर प्रतिबंधित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये हमने आपको बताई है। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट इसका बचता है, तो लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि संचित निधि से व्यय। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात करें चाहे हाई कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी खर्चे हैं, हाई कोर्ट के जितने भी खर्चे हैं, तो ये सब कहाँ से किए जाते हैं? ये सब संचित निधि से ही किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है, अगला पार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट। तो अगली क्लास में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा और जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।